नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी का उपन्यास मायापुरी का द्वितीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बड़े यत्न से शोभा बोली, मैं शोभा हूँ, और झुककर उसने मौसा जी के पैर छू लिए। अरे मंजरी देख, बेटी शोभा आ गई, वे बोले, और साथ ही एक उसी की समवयसी लड़की आकर उससे लिपट गई। अरे तुमने तार क्यों नहीं भेजा? मकान ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? सामान कहाँ है? उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अपने रंग उड़े होलडाल और फूलदार बक्स को अपना कहने में शोभा को जीवन में पहली बार लज्जा हुई। मंजरी उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो सामान तो नौकर रख लेगा, पहले अम्मा के पास चलें। शोभा को मंजरी का वेश देखकर अपनी साड़ी तीर सी चुभने लगी। घर में भी मंजरी महींजरी के किनारे की नागपुरी साड़ी पहनी थी, पैरों में मखमली चप्पल। गोल कमरे के पास ही जिस कमरे से होकर वे गुजरी वह मंजरी का था। मंजरी बोली, यह आज से हमारा कमरा होगा, देखो पूरा लखनऊ दिखता है, कहकर उसने खिड़की पर लगा भारी नीला पर्दा खींचकर सरका दिया। खिड़की पर रखे चुनार के फूलदान में लगा फूल महक उठा। एक छोटे से पलंग पर कई पुस्तकें पड़ी थी, एक दो कपड़े से मड़े मोड़े रखे थे। रविंद्रनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी और दूसरा कमरा गोदावरी का था। बड़े से शीशम के पलंग पर पड़ी आंखें बंद किए गोदावरी दोनों हाथ आंखों पर रखकर सो रही थी। अम्मा देखो कौन आया है, मंजरी बोली। शोभा ने पैर छुए। आ बेटी आ, गोदावरी बोली। तू तो बहुत बदल गई है शोभा, जरा खिड़की तो खोल मंजरी, उजाले में तो देखूं सही। गत वर्ष के पक्षाघात से वह पलंग से उठ नहीं सकती थी और आज भी तो तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। मंजरी ने पर्दा हटा दिया। अंधेरा कमरा प्रकाश से भर गया। शोभा की टुड्डी पकड़कर गोदावरी मंत्रमुग्ध सी देखती रही। फिर एकाएक उसका रोग जीर्ण पांडु मुख और भी फीका पड़ गया। शोभा लज्जा से आंखें नहीं उठा सकी। माँ के इस आकस्मिक भाव परिवर्तन को देखकर मंजरी को कुछ आश्चर्य हुआ। फौरन बोली, आओ शोभा, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, फिर यहाँ आकर बैठेंगे। मंजरी शोभा को लेकर चली गई तो गोदावरी आंखें बंद कर सोच में डूब गई। विधाता, यह क्या कर बैठी? इतना सौंदर्य क्या उसके घर में समा पाएगा? जबकि स्त्री होकर भी मेरी आंखें उस अलौकिक रूप से चौंधिया उठी। और उसका भावी पुत्र वधू कल समधिन की कुशल मंगल पूछने स्वयं तिवारी जी कन्या सहित पधारे थे। साथ में कई टोकरी फल मिठाई आदि लेकर आए थे। पहले तो उनकी कन्या सविता इतनी बेडोल नहीं थी। दुबली पतली गोरी सी लड़की हठात आवश्यकता से अधिक परिपुष्ट युवती हो गई है। आंखें पहले से छोटी हो गई थी और नाक कुछ गोल गोल मोटी थी, पर मांस अधिक क्या नहीं। छोटी होकर आंखें कोटरग्रस्त सी लगती और नाक फुलकर फैल सी गई। मोटी मोटी कलाइयों पर हीरे के कंगन चमक रहे थे, पर उसने झुककर जब भाभी से सास के पैर छुए तो गोदावरी का कलेजा धक कर उठा। यही क्या उसकी पुत्रवती होगी? पैर छूकर सविता पिता के पास बैठ गई तो घनी सफेद मूंछों के बीच तिवारी जी का स्वर आया, कहिए कैसी तबीयत है? तब गोदावरी चौंककर वास्तविकता पर उतर आई। वह तो वचनबद्ध है। आज उसका वैभव, उसकी विशाल अट्टालिका, पुत्र पुत्री की शिक्षा सभी तो तिवारी जी का प्रसाद स्वरूप है। नहीं तो आज फिर पुरातन कर्जे में गोते लगाता उसका परिवार दम तोड़ता होता। जब पहले तिवारी जी के यहाँ से संबंध आया था तो गोदावरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। एक सामान्य इंजीनियर का पुत्र सतीश और दूसरे भारत के महिमामय भावी राजदूत। पर एक दिन तिवारी जी स्वयं ही कुंडली लेकर आए। वृद्ध जनार्दन उन दिनों कर्जदारों से पीड़ित थे। मकान की नींव खुद चुकी थी पर रुपए ना थे। लड़की विवाह योग्य हो चुकी थी। लड़का डॉक्टरी पास कर चुका था, पर उसकी शिक्षा में उनकी संचित आय शेष हो चुकी थी। पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। वे बोले, मैं सतीश से पूछकर आपको उत्तर दूंगा। सतीश से गोदावरी ने पूछा तो वह बोला, वह भला पूछने की बात है, हाँ कह दो। कुछ हंसकर ही कह रहा था वह। शुभ होकर गोदावरी बोली, बेटा मजाक की बात थोड़ी ही है, स्वयं ही आए थे, उन्हें क्या लड़कों की कमी है? फिर तू ही सोच, मंजरी का ब्याह करना है, जमीन खरीदने में ही 8,000 लग गए, मकान वैसे ही पड़ा है, और फिर तू विलायत जाने की रट लगाया है। मैं थोड़ी ही भेज सकती हूँ तुझे। सतीश के हाथ में टेनिस का बल्ला था। उसे उछालता हुआ वह ध्यान से माँ की बातें सुनता रहा। मंजरी भी वहीं बैठी थी। बोली, अम्मा एक दो दिन सोचने का समय तो दो।
नहीं, सतीश बोला। सोचना क्या, कह दो हाँ। हंसकर मंजरी बोली, वाह भैया, खूब अच्छे भाव भी के। अम्मा, इन्हें डर लग रहा है कि सोचने तक सविता को कोई और ना हथिया ले। सतीश व्यवहार कुशल था। वह पिता की आर्थिक अवस्था से भली भांति परिचित था। फिर लड़की को तो वह एक बार नुमाइश में देख भी चुका था। गोरी उजली दुबली पतली सी एक लड़की को दिखाकर अविनाश ने कहा, वह देखो तिवारी जी की पुत्री जा रही है। जब सतीश भावी ससुर की पहनाई हीरे की अंगूठी से बधा एडिनबरा में शिक्षा पा रहा था, तभी पल्लवित लता सी सविता फूलने लगी। वह पिता के साथ सार्वजनिक सभाओं में जाती। पिता के गले में पड़ती मालाएं, साधुरव हाथ तालियां उसकी नस नस में व्याप्त हो गई। वह दर्प ज्वर से मदोन्मत्त और भी गर्विला डींगे भरने लगी। उसे प्रेम की भीख का याजवा भंगमय भी नहीं रहेगा। उसके पिता ने अपने वैभव से सबसे वांछनीय नर रत्न का हृदय जो उसके चरणों में डाल दिया। यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में स्वर्ण पदक ग्रहण करते हुए सतीश को वह देख चुकी थी और उसके आयात स्कंद प्रशांत ललाट और गौर वर्ण मुख श्री पर वह मनी मन रीझ भी गई थी। लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी। विजयादत्त बड़ी चपल और मुखराती अमिता से फुसफुसाकर बोली, क्यों बोलोगी नीलाम में बोली। सविता ने सुन लिया। क्रुद्ध सर्पिणी सी फुफकार होकर बोली, देख लो ना बोल करके। सहमकर विजया चुप हो गई। मंजरी भी पास बैठी थी। उसने लज्जा से आंखें झुका ली। उसके भाई को लेकर सहपाठनियों का यह हास प्रयास उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सतीश के पिता जनार्दन जी को जब एक दिन एकांत में तिवारी जी ने बताया कि उनका कर्जा अदा कर प्रोनोट फाड़ दिया गया है, तो ना जाने क्यों उनका चित्त अशांत हो उठा। वह बोले, सतीश तो नौकरी पाते ही स्वयं उतार लेता। कोई बात नहीं, अब मैं आपका ऋणी रहा। मैं अपने को ऋण मुक्त करने की चेष्टा करूंगा। कुछ बेकार जमीन गांव में भी पड़ी है। छी, आपसे अब मैं रुपया लूंगा? जनार्दन जी से तिवारी जी बोले, आपने तो मुझे वैसे ही ऋण मुक्त कर दिया, ऐसा योग्य पुत्र देकर। अब आप और मैं क्या अलग अलग है? अब तो हम एक ही सूत्र में बंधने जा रहे हैं। स्वप्न में भी रुपए की बात ध्यान में मत लाइएगा। सतीश की विदेश यात्रा से लौटने पर ही विवाह होगा यह निश्चित था। सतीश की शिक्षा समाप्त हो चुकी। कुछ देशों का भ्रमण करने पर वह शीघ्र ही लौट रहा है, ऐसा वह लिख चुका था। शोभा का भय अब धीरे धीरे कम हो चला और वह नए परिवार में घुल मिल गई। बीच बीच में उसे घर की स्मृति विहल कर देती, पर वह दिन भर अपने को काम में लगाए रखती। मौसी की सेवा उसने अपना ध्येय बना लिया। समय पर उन्हें दवा देती, अवश्य पैरों में नारियल तेल की मालिश करती, बालों में तेल डालकर चोटी कर देती, पढ़कर अखबार सुनाती। मौसी कहती भी, बेटी कब तक दिन भर मेरे पास बैठी रहेगी, जब थोड़ा घूमा तबीयत बहल जाएगी। पर शोभा कहती, नहीं मौसी, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। उसके विचित्र स्वभाव पर कभी गोदावरी को बड़ा आश्चर्य होता। यूनिवर्सिटी में जाने के पश्चात भी उसके स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। चुपचाप सिर झुकाए मंजरी के साथ वह जाती और लौटने पर पुनः अपने कार्य में संलग्न हो जाती। बुद्धि की प्रकृति, फिर उसका भुवन मोहिनी रूप इंद्रजाल तो सबको वशीभूत कर लेता। नित्य संध्या होते होते वह जनार्दन जी के साथ दूर गोमती तट तक घूमने निकल जाती। मंजरी को पिता की मंथर चाल के साथ चलना अच्छा नहीं लगता था। इसी से वह कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। कर सुनाती। मन ही मन जनार्दन सोचने लगती, कविता का कि मार्मिक शब्दावली से भी अधिक कैसा कारुण्य भरा है सरल शांत बालिका की स्वर लहरी में। शोभा चली गई तो अपने कमरे में गई। गोदावरी सो रही थी। चुपचाप पलंग पर लेट गए। उन्हें नींद नहीं आई। भावी पुत्र वधू का मुंह उन्होंने भी पहले कभी भली भांति नहीं देखा था। इधर वह कई बार पिता के साथ आई थी। अपने सुंदर पुत्र के पार्श्व में उसकी कल्पित मूर्ति को बिठाने में भी सहम उठते थे। क्या सतीश उम्र में छोटा नहीं नजर आएगा? सोचते सोचते ना जाने कब सो गए। शोभा जब मंजरी के कमरे में पहुंची तब मंजरी पलंग पर अधलेटी कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही थी। बोली, तुम भी बस क्या हो, ऐसी सुंदर रात में सोचा घूमने जाएंगे और तुम बस, तुम्हारे दिमाग में तो छंद और वैराग्य शतक ही घुसा है। लड़कों को देखती हो तो भड़क कर भागती हो, जैसे छूने से पत्थर बन जाओगी। तभी तो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नाम क्या रखा है पता है? मार्बल प्रिंसेस। शोभा हंसकर बैठ गई। बोली, मंजरी, मुझे कभी ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है। तुम्हें तो पता है इतने दिनों में गांव में रही हूँ, कब कुछ गवारपन कर बैठूँ, इसी से चुप रहती हूँ।
मंजरी ने किताब बंद कर रख दी और शोभा के दोनों हाथ पकड़कर बोली, सच, जब से तू आई है मुझे लगता है घर की मनहूसियत चली गई। पहले अम्मा चुपचाप पड़ी रहती, पिताजी कभी घूमने जाते, कभी कमरे में घुसे संध्या पूजन में डूबे रहते। मैं अकेली प्रेतात्मा सी इस विशाल भवन में घूमती। कब भाभी साहिबा आएंगी थोड़ी बातें होती, पर सच कहूँ मार्बल, भाभी के सामने आते ही जैसे मेरे कलेजे में कुछ कुछ होने लगता है। भाभी से डरना ननद को शोभा देता है। अब तो आ ही जाएगी, कब तक विवाह होगा मंजरी? शोभा ने हंसकर पूछा। मंजरी ने सिर के तकिए से तकिया निकालकर पुस्तक के ऊपर रख दिया। पंखे से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। फिर बैठकर कुछ उदास डूबे से स्वर में बोली, पता नहीं, भैया के आते ही होने का निश्चय है। भैया के आने में भी अब देर नहीं है, आज कल में ही आने का केबल आएगा, उनके आने पर ही सब ठीक ठाक हो जाएगा। शोभा ने बत्ती बुझा दी और अपने पलंग पर लेट गई। भाई के विवाह का प्रसंग आते ही मुखरा मंजरी एकाएक क्यों शांत हो गई, शोभा की समझ में नहीं आया। वैसे भी वह देखती कि जैसे पुत्र के विवाह उत्सव का कोई विशेष उल्लास सा घर में किसी को भी नहीं है। सविता का नाम आते ही सब चुपचाप हो जाते हैं। उसे लखनऊ आए 3 माह हो चुके थे, पर उसने सविता को नहीं देखा था। गोदावरी के सिरहाने की मेज पर सतीश की तस्वीर की बगल में ही एक हाथी दांत के चौखटे में सविता की तस्वीर रखी है। कई बार शोभा ने दोनों चित्रों को एक साथ देखा। लंबा चौड़ा हंसमुख और सुंदर सतीश, बड़ी बड़ी गोल गोल मुंह, दुबली पतली एक हाथ में माला लिए पिता के साथ खड़ी सविता। फोटो अत्यंत सुंदर आया था। सविता का अधकुला जुड़ा आगे को बिखर गया। उस पर खोसे गुलाब की प्रत्येक पंखुड़ी भी स्पष्ट उतर आई थी। वह हंसकर कुछ बोलने जा रही है ऐसा भान होता। इतनी सुंदर लड़की, इतना उच्च कुल, समृद्धशाली पिता की एकमात्र संतान, अपने वैभव, यौवन और रूप से इस ग्रह को आलोकित करने जा रही थी। फिर भी स्वागत करने को ग्रह का प्रत्येक प्राणी मुंह लटका ऐसा क्यों खड़ा है? यह रहस्य एक दिन स्वयं ही ज्ञात हो गया शोभा को। वह मंजरी के साथ यूनिवर्सिटी से लौट रही थी कि धीमे से शब्द के साथ बड़ी सी बैगनी कार खचाक से उन्हीं के पास रुक गई। चलिए आप लोगों को घर पहुंचा दूं। चौंक कर शोभा ने देखा एक स्थूलांगी युवती ड्राइव कर रही है। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा खिड़की पर। बाल छोटे छोटे और लड़कों की जुल्फों जैसे कटे थे। आंखों की भौं का निजी सौंदर्य कितना था कहना कठिन था। पेंसिल से अंकित 2 महीन रेखाओं के बीच एक छोटी सी लाल बिंदी, रंग इतना गोरा कि आंखों में लगता है जैसे तेज सूर्य की ओर आंखें करने से स्वयं ही आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा लगा था। लाल लाल दोनों रंगे होठों को रुमाल से पोंछकर वह लिपी पुती मुड़ती फिर बोली, कम इन, आइए आइए। मंजरी चुप थी। बोली, यह है शोभा, दुर्गा मौसी की लड़की, और शोभा यह है सविता। शोभा ने हाथ जोड़े। सविता ने जैसे ही उसको देखने को चश्मा उतार लिया, आंखें वहीं बड़ी बड़ी सुंदर। फोटो की आंखों को शोभा ने पहचान तो लिया, पर अब सब कुछ बदल गया था। गाल फूलने से आंखें छोटी और नाक फैली लग रही थी। दोनों आगे की ही सीट पर बैठ गईं और सविता ने कार चला दी। शोभा ही उससे सिमट कर बैठी थी। तीव्र विदेशी सुगंध से उसके सिर में दर्द होने लगा। सविता की नायलॉन की साड़ी बार बार फहराकर उसे छूती जा रही थी। आप यहीं पढ़ती हैं क्या? सविता ने शोभा से पूछा। जी हाँ, शोभा उत्तर देकर फिर चुप हो गई। घर आ गया था। सविता ने कार रोक दी। चलिए माँ जी से मिल लूं। समय ही नहीं मिलता आजकल, जिम खाने की मैच के मारे कहीं आ जा नहीं पाती। शोभा सबके पीछे चली। सविता सीढ़ी चढ़ रही थी। अपने भारी भारी पैरों को उसे बड़े यत्न से उठाना पड़ रहा था। सच, बेडोल मोटापा हो गया था उसका। उस पर वेशभूषा यदि सीधी सादी होती तो संभवतः मोटापा कुछ कम लगता। ऊंचे ऊंचे ब्लाउज, छोटी मगैया बाहें, कटी भौहें और आवश्यकता से अधिक पाउडर। वह अंदर गई तो शोभा भारी खड़ी रही। गोदावरी बोली, आजा बेटी, तेरी भी तो भाभी है। शोभा सिर झुकाकर गोदावरी के पैरों के पास बैठ गई। सविता निसंकोच सास की कुशल, ब्लड प्रेशर, पल्स इत्यादि पूछ रही थी। फिर बोली, अच्छा माँ जी, अब मैं चलूँ, फिर आऊँगी। शोभा उठ खड़ी हुई। सविता बोली, चलिए आप कहाँ रहती हैं, आपको भी कार में छोड़ दूँ? शोभा का मुँह लज्जा से लाल उठा। वह कैसे कहे कि वह इसी ग्रह की आश्रिता है। उस महिमामयी राजदूत कन्या के सम्मुख तो वह पत्ते सी कांप उठी। गोदावरी बोली, यह तो यहीं रहती है, मंजरी के साथ पढ़ती है। मैंने ही गांव से बुला लिया था, यहीं साथ साथ पढ़ेगी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे ख्याल था कि आप कहीं और रहती हैं। गोदावरी को नमस्ते करके वह चली गई तो कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। शोभा को लगा कि मंजरी का कहना सत्य है। एक अजीब सा भय राजदूत कन्या की उपस्थिति में उसे भी होने लगा था, जैसे वह बहुत बड़ी और सब उसके सामने बहुत छोटे हैं।
किंतु मौसी के सिरहाने रखी तस्वीर से झांकता सरल सुंदर मुख क्या उससे मिलता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है तस्वीर भले ली गई हो। मौसी एक दिन कह तो रही थी कि सन्नीपात ज्वर के बाद सविता फूल गई है, ब्याह होगा तो छट जाएगी। शोभा ने साड़ी तय कर सिराने रख दी और दूसरी डोरिया धोती निकालकर पहन ली। फिर हाथ में पुस्तक ले वे मौसी के कमरे में जाने लगी तो मंजरी आकर उससे लिपट गई। ओह बॉय व्हाट फन। अरे छोड़ छोड़, शोभा गिरी जा रही थी। बोल तो सही, क्या हुआ? कई वर्षों तक कॉन्वेंट में पढ़ने से मंजरी का आधी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलने का अभ्यास छूटा नहीं था। वह बोली, देख देख भैया का केबल कल ही आ रहे हैं। ओ गॉड मार्बल, चल आज इसी बात पर आइसक्रीम खाई जाए।